अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सीरीज़ का अपना 12वां लेक्चर है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई इस चैप्टर का चौथा और आखिरी पार्ट है। आज के इस लेक्चर में हम 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम 3 नंबर वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम शुरुआत करेंगे। देखिए, इस सीरीज़ में जो सबसे पहला सवाल जो इसमें दिया गया है वो है हाइड्रोजन जौहर के लिए nth बोहर मदार यानी बोहर ऑर्बिट के निष्कुद्र के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए। आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल से रिलेटेड छोटे वाले न्यूमेरिकल्स, छोटे क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और इवन 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है और ऑलरेडी ये 3 नंबर के लिए पूछा गया है यहाँ पे। ओके, देखो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पर इस सवाल का मतलब ये है कि ये जो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है इस तरह से गोल होता है, तो और अगर मान लो ये मरकज़ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला होगा, इस फासले को हम कहेंगे आर, रेडियस, निष्कुत्र। तो ये जो निष्कुत्र है इसका फॉर्मूला हमको मालूम करना है। ओके, देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बोहर के जौहरी नज़रिए का पहला मफरूज़ा, फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। पहले मफरूज़े के मुताबिक जो मरकज़ जो क़ुव्वत है वो बरकी सुकूनी क़ुव्वत के बराबर होती है और इस तरह से फार्मूला बन जाएगा मरकज़ जो क़ुव्वत यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r इज़ इक्वल टू बरकी सुकूनी क़ुव्वत का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो फार्मूला एक्चुअली इस तरह से है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 z इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर z इंटू ई जो है ये प्रोटॉन का बरकी बार है और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का बरकी बार है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ze² हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फार्मूला हमको मिला वो मिलेगा mv²/r यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze² अपॉन r²। ओके, इन दोनों को यानी दोनों क़ुव्वतों को जो है एक दूसरे से इक्वेट करना है। यहाँ पर अगर आपने हाइड्रोजन एटम के लिए लिखे तो फिर z इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर इस तरह से यहाँ ये z लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ e² अपॉन r² भी ले सकते हो, लेकिन फिर आपको ज़िक्र करना पड़ेगा हाइड्रोजन जौहर का। वैसे भी बोहर का जो नज़रिया है वो ओनली फॉर हाइड्रोजन ही है। ओके, इसलिए z की जगह पर 1 ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। जैसा आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर यहाँ r है तो ये r से ये r का स्क्वायर कट जाएगा और ये जो 2 लोग हैं इनको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ जो r बचा हुआ है उस r को हम लेकर आएंगे उधर। ओके, तो एक बार फिर से आप देखोगे क्या किया तुम लोगों ने यहाँ पर। पहली स्टेप में ये r से ये r का स्क्वायर कट हो गया। अब यहाँ एक r बचा हुआ है तो इसको यहाँ ला लो और ये जो mv² है उसको यहाँ ला लो इधर। तो इस तरीके से आपको ये इक्वेशन मिलेगी यानी r इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze² अपॉन m इंटू v²। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा मफरूज़ा यूज़ करो। बोहर के नज़रिए का दूसरा मफरूज़ा जो है वो कुछ इस तरह से था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस मदार में होगा जहाँ पर ज़ावियाई मेयार हरकत यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा या एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम दूसरा मफरूज़ा ले लेंगे और दूसरा मफरूज़ा था L इज़ इक्वल टू कांस्टेंट और कांस्टेंट की वैल्यू थी NH अपॉन 2 पाई। ओके, ये जो L है इसकी जगह पर आप mvr भी ले सकते हो क्योंकि L का मतलब बेसिकली होता है m इंटू v इंटू r। ओके, तो इस तरीके से हम दूसरा मफरूज़ा जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आ जाएगा mvr इज़ इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब इस फॉर्मूले में से आप m और r को शिफ्ट करो। जब हम m और r को शिफ्ट करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा v इज़ इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई और साथ में mr जो है वो नीचे चले जाएंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन है v की इसको उठाकर आप इस जगह पर यानी ये इक्वेशन 1 में ला के रख सकते हैं। आप याद रखो हमारा जो मेन टॉपिक है वो r मालूम करना है। ओके, r मालूम करने के लिए पहले मफरूज़े से ये जो इक्वेशन हमको मिली इसमें ये v आ गया था। v को हटाने के लिए हमने दूसरा मफरूज़ा इस्तेमाल किया। ओके, देखो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही हम इसको ला के रखेंगे
ये कुछ ऐसा बनेगा, R इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन m इंटू V²। तो V की वैल्यू है NH/2πmr पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करना शुरू करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/4πε0 कांस्टेंट है वो वैसे ही रहेगा, अपॉन में ये जो नंबर था 2πmr, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा 4π² m²r²। और ये थर्ड में था तो ये डायरेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा फर्स्ट में, इसलिए ये ZE² को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो अब आप देखो इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर 1/4πε0 ZE² 4π² m²r² जो है वो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होकर, नीचे बचेगा m इंटू n² इंटू h²। ओके, अब ये वाली स्टेप के अंदर जो लोग कैंसिल हो सकते हैं, जो किसी के साथ कट सकते हैं, तो उनको कट कर दो। आप देखो यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ पाई है तो यहाँ पाई का स्क्वायर है, यहाँ m है तो यहाँ m का स्क्वायर है। ओके, इतने लोग जो है वो कैंसिल हो गए हैं। अब इन सब के कट होने के बाद जो चीज़ बची है उसको लिख लेते, तो जो चीज़ बची है वो इतनी है। अब ये वाले स्टेप के अंदर आप लोग एक और चीज़ पे गौर करो कि इस साइड में r है और यहाँ r का स्क्वायर है, तो ये r के स्क्वायर में से एक r कट जाएगा तो एक r यहाँ बचेगा। अब ये r मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये सारे नंबर r के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है। जब आप ये तमाम नंबरों को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए हमने ये r को कट किया तो यहाँ 1 बचा। 1 बचने के बाद हमको जो स्टेप मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, 1 इज इक्वल टू 1/ε0 ZE² πm r अपॉन n² h²। और अब r को यहीं छोड़कर बाकी लोगों को उधर भेज दो, तो जब उधर बाकी सब लोगों को उधर जब भेजेंगे ये आ जाएगा r इज इक्वल टू ε0 h² n² अपॉन πm e²। इसमें z जो है वो एटॉमिक नंबर है और उसको हम 1 ले सकते हैं अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें। तो ये हमारा मेन फार्मूला यहाँ पर आ गया। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इसकी ज़रूरत हमको बार बार पड़ेगी। ओके, चलो और आगे बढ़ाते हैं। इस फार्मूले के अंदर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ आप देखो इसमें इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर ये तमाम लोग जो हैं ये सब कांस्टेंट लोग हैं n² को छोड़कर। तो जब आप इक्वल टू और कांस्टेंट हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू n²। ओके, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इस नोट को आप बहुत अच्छे से याद रखो। आप देखो जो पहला मदार होता है किसी भी एटम के अंदर का, ख़ास तौर से हाइड्रोजन एटम के अंदर जो पहला मदार जो होता है उसका जो रेडियस है उसको A0 कहा जाता। पहले मदार के निस्फकुत्र को A0 कहा जाता है। ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट कहलाता है। ओके, और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का जो रेडियस है A0 वो R1 की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि जब हम जनरल फार्मूला बनाएंगे, यानी nth ऑर्बिट के लिए अगर रेडियस बनाना है तो Rn इज इक्वल टू आ जाएगा A0 n²। याद रखो A0 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है और वो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, यानी उसका रेडियस है। ओके, आप याद रखना A0 की जो वैल्यू है वो आम तौर पर होती है 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो ये नंबर भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, 0.53 डिग्री एंगस्ट्रॉम, इतनी कीमत उसकी होती है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। अगला जो सवाल हमको यहाँ पे दिया गया है वो है कि nth मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तवानाई का फ़िक्रा इस्तेमाल करके साबित कीजिए कि 1/λ इज इक्वल टू R 1/n² माइनस 1/m²। ओके, आप देखो इस सवाल के अंदर आपको बोला गया है कि तवानाई का फार्मूला यूज़ करो, एनर्जी का, यानी एनर्जी का डेरिवेशन नहीं करना है बल्कि एनर्जी का फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आप याद रखो कि जब इलेक्ट्रॉन nth मदार में होता है तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी है वो इतनी होती है, E∑n इज इक्वल टू माइनस mz² e⁴ अपॉन 8ε0 h² n²। ये फार्मूला याद कर लो क्योंकि ये एनर्जी का ये जो फार्मूला है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है।
ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आप देखो इस फॉर्मूले के अंदर निगेटिव साइन है, मतलब मजमूई तवानाई इलेक्ट्रॉन की हमेशा निगेटिव होती है। अब आप देखो इसमें ये फार्मूला n नंबर वाले ऑर्बिट के लिए है। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि दो अलग अलग ऑर्बिट लेंगे, एक पहला मदार और एक यानी एक अंदरूनी मदार और एक बैरूनी मदार। तो मान लो कि जो अंदरूनी मदार है उसका नंबर n1 है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि n1 है, तो n की जगह पर n1 ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ई n1 इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर और n1 का यानी n की जगह पर n1 आ गया। अब आप इस n की जगह पर यानी n1 की जगह पर आप n2 भी ले सकते हैं बैरूनी मदार के लिए। तो बैरूनी मदार लेंगे तो वहाँ पे n2 लेना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, अब आप हमेशा एक याद रखो कि बोहर का जो नज़रिया है उसके 3 मफरूज़े हैं। उसके पहले वाले जो 2 मफरूज़े हैं उनका ताल्लुक ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन से है, लेकिन तीसरे मफरूज़े का ताल्लुक है कि इलेक्ट्रॉन 2 मदारों के दरमियान ट्रांजिशन कैसे करता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मदार को छोड़कर दूसरे मदार में जा सकता। ओके, जब इलेक्ट्रॉन तवानाई जज़्ब करता, बाहर से आने वाली तवानाई को जज़्ब करता है, तो वो अंदरूनी मदार से बैरूनी मदार में चला जाता। लेकिन जब वो बैरूनी मदार से वापस अंदरूनी मदार में आता है, उस वक्त वो नूरी तवानाई खारिज करता है। ये है तीसरा मफरूज़ा। यानी बोहर के नज़रिए का तीसरा मफरूज़ा ये है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, उस वक्त वो लाइट एनर्जी का फोटोन जो है, नूरी तवानाई का फोटोन खारिज करेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखो, अगर उसने फोटोन खारिज करना है तो वो फोटोन की वैल्यू होगी दोनों मदारों की तवानाइयों के फ़र्क के बराबर, और इस तरीके से जो कीमत हमको मिलेगी वो मिलेगी En2 माइनस En1, मतलब बड़े मदार की तवानाई वज़ा छोटे मदार की तवानाई इज़ इक्वल टू ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ ला के रख दिए। अब यहाँ एक चीज़ आप देखो कि ये En2 माइनस E1 जो है एक्चुअली ये फोटोन की एनर्जी है, और फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू न्यू। इसलिए आप En2 माइनस En1 की जगह पर h न्यू ले सकते हो। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई। यानी यहाँ पर हम इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड में En2 माइनस En1 की जगह पर h न्यू ले लेंगे। अब राइट साइड के अंदर अगर आप देखो, इसमें यहाँ ये निगेटिव साइन है, और जब आप ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस, मतलब ये पूरी टर्म प्लस हो जाएगी। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर ये माइनस के साथ में हम ये वाली टर्म को इधर लिख लेंगे। ओके, इस तरीके से हमने एच न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा पहले पॉजिटिव टर्म, फिर बीच में माइनस करके दूसरी टर्म। अब एक और चीज़ आप देखो कि हमको एक चीज़ पता है, C इज़ इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा होता है। नूर की रफ्तार हमेशा न्यू इंटू लैम्डा होती है, तो इसमें से हम न्यू की कीमत बना सकते। न्यू की जो कीमत है वो आ जाएगी C बाय लैम्डा। ये चीज़ हम ऊपर की इक्वेशन में रख देंगे। ये इस तरह से ऐसा हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखो, ये 2 नंबरों के दरमियान 2 ब्रैकेट्स के दरमियान जो है वज़ा की अलामत है। ओके, उनको डिफरेंस लेने का है, तो डिफरेंस लेते टाइम पर हम कॉमन लोगों को पहले बाहर निकाल देंगे। जो कॉमन लोग इसमें है वो है एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर। इतने लोग कॉमन है, N1 और N2 कॉमन नहीं है, तो उनको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ओके, तो HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू आ गया। पहले कांस्टेंट पूरे लोग कॉमन ब्रैकेट में एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे, करली ब्रैकेट, उसके अंदर पहले ब्रैकेट में से बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर, बीच में है माइनस, दूसरे ब्रैकेट से बचेगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, इस इक्वेशन में आप देखो यहाँ ये जो HC है ये भी कांस्टेंट है, तो इनको इधर भेज दो। जब इधर भेजेंगे तो ये जो h का स्क्वायर है ये बन जाएगा h का क्यूब, और साथ में ये c भी आ जाएगा। ओके, इस तरह, और इधर बचेगा 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 h क्यूब इंटू c। इतने लोग बाहर, और करली ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब यहाँ आप एक मज़ेदार बात याद रखो कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, और आम तौर पर ये जो कांस्टेंट है इसको
आर सफिक्स एच कहा जाता, यानी रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम। सफिक्स में एच नहीं भी लगाया तो चलेगा, लगा हुआ भी हो तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो हम इसकी जगह पर आर ले सकते हैं या आर एच ले सकते हैं। जैसे आप इसकी जगह पे आर ले लेंगे, आपको इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, 1/λ इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि n1 को मैंने पहले ही आपको बताया था कि वो अंदरूनी मदार है और n2 जो है वो बैरूनी मदार है। तो हम इन मदारों को कुछ अलग अलग नोटेशन भी दे सकते हैं। आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे ये है। ओके, ये फाइनल आंसर आ गया। ओके, यानी यही फार्मूला फाइनल फार्मूला है, लेकिन आप इसके अंदर थोड़ा सा रद्दोबदल कर सकते हैं। आप n1 की जगह पर n ले सकते और n2 की जगह पर m ले सकते हो। अगर आपने ऐसा किया, n1 की जगह पर n और n2 की जगह पर m, यानी ये मानकर कि भाई n जो है वो अंदरूनी तवान है, अंदरूनी मदार है, और m जो है वो बैरूनी मदार है, ऐसा अगर हम इमेजिन करते हैं तो फिर हमको फार्मूला इस तरह से मिलेगा। यानी ये फार्मूला मिलेगा 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1 जो था उसकी जगह n आ गया तो n का स्क्वायर माइनस n2 जो है वो m था, उसकी जगह पर m स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले के अंदर 1/λ जो है इसे कहते हैं वेव नंबर, मौजी अदद, यानी जो स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलेगी उस स्पेक्ट्रल लाइन का जो मौजी अदद है वो 1/λ है। ओके, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है, तापकारी इन्हेतात यानी रेडियो एक्टिव डीके के लिए साबित कीजिए कि n सफिक्स में है t इज इक्वल टू n सफिक्स में है 0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। आप याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे तापकारी इन्हेतात का कानून कहते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अब ये इस फॉर्मूले को साबित करने का जो सवाल है आमतौर पर 3 या 4 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक में, ये 3 नंबर के लिए है। चलिए शुरू करते हैं कि ये इसको किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप याद रखो सबसे पहले इन्हेतात का जो कानून है उसको आप याद रखो। तापकारी इन्हेतात का कानून ये है कि किसी भी तापकार अंसर में जौहरों की जो कमी होती है, जौहरों की तादाद जो है वो लगातार कम होती जाती, जिसको तापकारी इन्हेतात कहते हैं। इन्हें जौहरों का कम होना जो है वो इन्हेतात कहलाता, डीके। अब इन्हेतात का कानून क्या है, तो उसका ये कहना है कि जब हम कोई तापकार अंसर लेंगे और उसके अंदर लगातार उसके जो जौहर है वो कम होते जाएंगे, तो जौहरों के कम होने की शरह, जिसे आमतौर पर इन्हेतात की शरह कहते हैं, वो हमेशा वो जौहरों की तादाद के साथ रास्त तनासुब में होगी जो उस वक्त मौजूद हैं। यानी इन्हेतात की शरह इब्तदाई जौहरों की तादाद के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इन्हेतात की शरह उन जौहरों पर डिपेंड करती है जो बाकी बचे हुए हैं। ओके, बाकी बचे हुए लोगों पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो आ जाएगा, इन्हेतात की शरह यानी dN/dt प्रोपोर्शनल टू जौहरों की मौजूदा तादाद यानी n, इसलिए dN/dt प्रोपोर्शनल टू आ गया n। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा लो तो ये हो जाएगा dN/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू n। यहाँ आप याद रखो लैम्डा जो है वो एक कांस्टेंट है, वो तूले मौज नहीं है। ओके, आप उसको वेवलेंथ नहीं समझना। लैम्डा जो है वो एक्चुअली डीके कांस्टेंट है, उन्हें इन्हेताती मुस्तकिल है। और इसमें माइनस साइन इसलिए लगाए कि जितने तेज़ी से आप शरह बढ़ाओगे, कम डीके की जो मतलब शरह है, जितनी तेज़ी से आप उसको बढ़ाओगे जौहरों की तादाद उतनी तेज़ी से कम होगी। इसका मतलब dN/dt और n एक दूसरे के साथ में रास्त तनासुब में ज़रूर है, लेकिन अपोजिट सेंस में, अपोजिट सिमतों में। उसके लिए हम निगेटिव साइन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आप n को इधर शिफ्ट कर लो, dt को उधर ले जाओ, तो dN/n इज इक्वल टू आएगा माइनस लैम्डा इंटू dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब हम इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ़्ट साइड में हमको नंबर ऑफ़ एटम्स की लिमिट लेना पड़ेगा। अब आप देखो नंबर ऑफ़ एटम्स की लिमिट ये है कि शुरू में जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था तो उस वक्त जौहरों की तादाद n0 थी, इसलिए इसकी लोअर लिमिट जो है वो n0 रहेगी और अपर लिमिट रहेगी वो तादाद जो अभी मौजूद है यानी n। तो इस तरीके से लेफ़्ट साइड में इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी n0 से लेकर n तक, और राइट साइड में वक्त की जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 से लेकर t तक। ओके, अब आप याद रखना इंटीग्रेशन, अब यहाँ एक स्टैंडर्ड फार्मूला याद कर लो,
इंटीग्रेशन 1/x इसका जो जवाब है वो होता है log x। 1/x dx अगर है तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, log ऑफ x। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी, इंटीग्रेशन dn/n, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन 1/n इंटू डी एन ऐसा है। ओके, एक ही बात है। तो इसका आंसर आएगा log n, लेकिन log की जो बेस है वो e रहेगा। e यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो log n टू द बेस e और लिमिट रहेगी n0 से लेकर n तक। राइट साइड में माइनस लैम्डा को बाहर कर दो तो इंटीग्रेशन बचेगा dt, और इंटीग्रेशन dt का आंसर होगा t, और t की लिमिट रहेगी 0 से लेकर t तक। अब आप लेफ्ट साइड में देखो, n जो है उसकी जगह पर एक बार आप nt लोगे, यानी t टाइम पर जो प्रेजेंट है जौहर, और फिर दूसरे इसमें आप n की जगह पर n0 लेंगे, जौहरों की इब्तिदाई तादाद। अगर ऐसा किए तो ये ऐसा आ जाता log n सफिक्स में t माइनस log n सफिक्स में 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब आपको मालूम है कि log a अपॉन b इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है log a माइनस log b। ओके, log a माइनस log b। तो ये चीज़ को हम रिवर्स तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप देखो यहाँ क्या था, इस जगह पर log n माइनस log n0, इसका मतलब आप इन दोनों को हटाकर log a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे आप इसको ऐसा लिखेंगे, आ जाएगा log nt अपॉन n0 टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब आप दोनों साइड का एंटी लॉग ले लो। जैसे आप एंटी लॉग लेंगे, इधर से लॉग उधर, लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इधर लॉग का जो बेस है e वो उधर चला जाएगा, और उधर वाले लोग जो है वो पावर में चले जाएंगे। ये सब रद्दोबदल होने की वजह से ये कुछ ऐसा बनेगा, nt अपॉन n0 इज इक्वल टू, आप देखो लॉग का जो बेस e है वो उधर जाकर उधर बेस बन गया, मतलब वो बनेगा e, और e का पावर में आएगा उधर के सारे लोग, उधर के सारे लोग मतलब माइनस लैम्डा t। तो nt अपॉन n0 इज इक्वल टू e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब आप n0 को शिफ्ट कर दो। जैसे आप n0 को शिफ्ट करेंगे आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी, यानी nt इज इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो फॉर्मूला है इसे कहते हैं तापकारी इन्हेतात का कानून, यानी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये जो nt है ये वेरिएबल है, मुतगय्यर, बदलने वाला, और ये साइड में ये जो टाइम है ये मुतगय्यर है। आप याद रखना, स्मॉल t जो टाइम है वो गुजरता हुआ वक्त होता है और वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होने वाली चीज़ है, मुतगय्यर होता है, वेरिएबल है। इसलिए हम nt में और t के दरमियान तरसीम बना सकते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस अंदाज में बनेगा। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें x महवर के ऊपर हमने वक्त लिया हुआ है और y महवर पे n। ओके, और जैसे जैसे हम इसमें टाइम जब हम ज़ीरो लेंगे तो उस टाइम पर जौहरों की तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी n0, और जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे जौहरों की तादाद लगातार घटेगी, यानी कम होते जाएगा, और वो भी तेज़ी से। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप गौर से इस ग्राफ को यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ये इस महवर को कभी टच नहीं करेगा। ओके, आप जैसा देख रहे हो उसने टच नहीं किया, यहाँ इस जगह पर टच किया हुआ है, यानी टाइम बराबर 0 पर उसने वाई महवर को टच किया, तो ये जौहरों की इब्तदाई तादाद हमको मिल गई। ओके, लेकिन ये जो कर्व है इसने एक्स महवर के ऊपर आकर टच नहीं किया है। आप देख रहे हो कि वो महवर के साथ में तकरीबन मुतवाज़ी जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जौहरों की तादाद कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। ऐसा कोई टाइम होता ही नहीं है जहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो ज़ीरो हो जाए। ओके, ये था हमारा आज का तीसरा सवाल। चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, ताबकार अंसर की निस्फ़ ज़िंदगी वक्फ़े के लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए, उसी के साथ निस्फ़ ज़िंदगी वक्फ़ा और औसत ज़िंदगी वक्फ़े के दरमियान ताल्लुक़ लिखिए। ओके, आप देखो हाफ़ लाइफ पीरियड, निस्फ़ ज़िंदगी वक्फ़ा, ये हम इससे पहले भी मतलब एक सवाल में ये कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर डबल से इसको देखेंगे। आप देखो, शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। निस्फ़ ज़िंदगी वक्फ़े का मतलब होता है वो वक्त जिसमें जौहरों की तादाद आधी हो जाती है इब्तिदाई तादाद से। ओके, अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लिखो।
उसका जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है n इज इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। ये इक्वेशन 1 है। अब हम इसमें टाइम की जगह पर टी हाफ और n की जगह पर n0/2 लेंगे। इनको जब हम इसमें ला के रख देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाता, n0/2 इज इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। अब जैसा आप देख रहे हो दोनों तरफ n0 है, ये n0 से ये n0 कट जाएगा तो ये फिर ये चीज़ बचेगी 1/2 इज इक्वल टू ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे। जब आप इसको माकूस करोगे, उल्टा करोगे, तो वो जो 1/2 है वो बन जाएगा 2/1 यानी 2, और ई का पावर जो निगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप दोनों साइड का लॉग ले लो। जैसी लॉग लेंगे ये हो जाएगा log 2 टू द बेस ई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। यहाँ पर आप याद रखना कि ये जो log 2 है इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 0.693। डायरेक्ट आपको ये वैल्यू लेना है। ओके, इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप पहले log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में तब्दील करो। ओके, वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी। आप डायरेक्ट याद रख लो log ऑफ 2 टू द बेस ई जो है वो हमेशा 0.693 होता है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे, 0.693 इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। अब आप लैम्डा को शिफ्ट कर दो। जैसे आप लैम्डा को शिफ्ट करेंगे आपको टी हाफ की कीमत मिलेगी 0.693 अपॉन लैम्डा। ये फार्मूला है हाफ लाइफ पीरियड का। निस्फ ज़िंदगी वक्फा जो है वो इस फार्मूले से मालूम किया जाएगा। ओके, अब हमको देखना है औसत ज़िंदगी वक्फा। अब औसत ज़िंदगी वक्फा यानी एवरेज लाइफ पीरियड या मीन लाइफ पीरियड। आप याद रखना मीन लाइफ पीरियड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आपने इन्हिताती मुस्तकिल लैम्डा को उल्टा कर दिया, इन्हिताती मुस्तकिल का रेसिप्रोकल ले लिया, उसका ज़रवी माकूस अगर आप ले लेते हैं तो जो नंबर आपको मिलेगा वो औसत ज़िंदगी वक्फा होगी। ओके, तो बस यही उसकी डेफिनेशन है। तो आपका आंसर के लिए निस्फ ज़िंदगी वक्फे का मतलब है टॉ इज इक्वल टू 1/λ। इसके अंदर हम लैम्डा जो है उसकी वैल्यू जो है वो ला के रख सकते हैं, और वो किस तरह से हम लाएंगे तो आप लोग देखो टी हाफ इज इक्वल टू ये कीमत उठाकर वहाँ रख दिया अगर तो 0.693 इंटू 1/λ की जगह पर टॉ आ गया। ओके, तो इस तरीके से फार्मूला मिला टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू टॉ। ये फार्मूला निस्फ ज़िंदगी वक्फा और औसत ज़िंदगी वक्फे के दरमियान ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर करता है। ओके, तो ये इस तरीके से हम इसको करना है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है पासन सिलसिले में पहले 3 तैफ़ी खतूत के तूले मौज मालूम कीजिए, और आपको आरिश दिया हुआ है। आप देखो ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ है पिछले सेक्शन के अंदर। वहाँ पर ये सवाल में हमको अकल तरीन या आज़म तरीन तूले मौज पूछा गया था पासन सीरीज़ का। अभी हमको बोला है कि पहले 3 खतूत। कोई मसला नहीं है, आप देखो इसको किस तरह से करेंगे। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो, आर की वैल्यू λ1 मालूम करना है, λ2 मालूम करना है, λ3 मालूम करना है। अब पासन सीरीज़ है इसलिए जो अंदरूनी मदार का जो नंबर है वो 3 होगा, क्योंकि पासन सीरीज़ तीसरे नंबर वाला सिलसिला है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे मदार में आएगा। अब पहला ख़त अगर लेना है तो पहला ख़त उस वक्त मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पर आना चाहिए। तो 1/λ1 इज इक्वल टू आएगा आर ब्रैकेट में 1/n1²। n1 की जगह पे 3 ले लो, n2 की जगह पे 4 ले लो, और अब इसको सॉल्व करो। 1/λ1 इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। चलो आगे बढ़ाते हैं। 1/λ1 इज इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो आर 16 + 9 7, और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 144। बाद में आप λ1 की वैल्यू ले लो रेसिप्रोकल लेकर। λ1 इज इक्वल टू आएगा 144/r इंटू 7। इसमें r की वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू रख दिए 1.097 10 का पावर +7। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो तकरीबन इसका आंसर आएगा इतना 18,752.442 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ आप याद रखना जनरली 18,750 के करीब इसका आंसर जो है वो माना जाता है। इससे पहले हमने जो वैल्यूज़ दी गई थी उनको सॉल्व किए थे तो 18,751 के करीब आया था। यानी लगभग ये आंसर इतना होता है, तो ये आंसर काबिल कबूल है। ओके, अब हम दूसरे ख़त पर चलते हैं। दूसरे ख़त के लिए
N1 की वैल्यू तो नहीं बदलेगी क्योंकि पासन सीरीज़ तो पासन सीरीज़ ही है, उसमें तो N1 बराबर 3 ही होगा। लेकिन दूसरा ख़त उस वक्त मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन 5 से 3 पर आएगा, मतलब N2 की वैल्यू 5 लेना है। तो बहरहाल इसमें 5 ले लिए N2 की जगह पर। अब इसको सॉल्व करते चले गए। जैसा आप देख रहे हो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक एक वैल्यूज़ एक एक स्टेप बढ़ती जाएगी। आखिरी में जब अल्टीमेटली ज़रब तकसीम वगैरह करेंगे आपको नंबर मिलेगा λ2 इज़ इक्वल टू 12,819 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, पहले जो नंबर हमको मिला था वो 18,000 था, 18,752, और अब जो हमको नंबर मिला वो मिला 12,819। ओके, चलिए अब चलते हैं तीसरे ख़त के लिए। तीसरे ख़त की तरफ जाएंगे। तीसरे ख़त में फिर से इलेक्ट्रॉन जो है आना तो तीसरे मदार में ही है पासन सीरीज़ के लिए, लेकिन आएगा कहाँ से? 6 नंबर वाले मदार से। जब वो 6 से 3 पर आएगा उस वक्त हमको पासन सीरीज़ का तीसरा ख़त मिलेगा। तो N1 की जगह पर 3 और N2 की जगह पर 6 ले लो, इसको सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलते जाएंगे स्टेप्स। आखिरी में R की वैल्यू रख दो, सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे आंसर मिलेगा 10,939 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग तैफ़ी ख़ुतूत जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगला सवाल देखो आप, सवाल नंबर 6। पासन सिलसिले में अकल तरीन यानी मिनिमम तूले मौज मालूम करना है। पासन सिलसिले में अकल तरीन, और दिया हुआ क्या है? बाल्मर सीरीज़ में आज़म तरीन तूले मौज 6,563 डिग्री एंगस्ट्रॉम है। आप देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप का सवाल है। इसमें एक सिलसिले की इन्फॉर्मेशन दी गई है और दूसरे सिलसिले की इन्फॉर्मेशन पूछा है। ऐसे सवालों का तरीका ही बहुत आसानी के साथ में आप याद रख लो। इसका तरीका ये है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर से पहले रीडबर्ग का कांस्टेंट मालूम करो। आर जो है रीडबर्ग कांस्टेंट वो मालूम करो और उसको यूज़ करो वो सिलसिले के लिए जो पूछा है। देखो कैसा करेंगे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है लैम्डा मैक्स बाल्मर के लिए 6,563, और मालूम करना है लैम्डा मिनिमम पासन के लिए। ओके, हम यहाँ पर तैफ़ी ख़ुतूत के लिए बोहर का फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला कुछ इस तरह से 1/λ इज इक्वल टू R ब्रैकेट में 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब बाल्मर सिलसिला अगर लेना है तो N1 बराबर 2 लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप N1 बराबर 2 ले लेंगे फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा 1/λ बाल्मर के लिए इज इक्वल टू R इन ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर। N1 की जगह पे 2 ले लिए और माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब आप देखो आपको सवाल के अंदर दिया गया था कि बाल्मर सिलसिले का जो आज़म तरीन तूले मौज है वो दिया हुआ था, और आज़म तरीन तूले मौज होता है पहला ख़त, और बाल्मर के लिए पहला ख़त उस वक्त मिलेगा जब वो 3 से 2 पर आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जब 3 से 2 पर आएगा तो वो हमारा आज़म तूले मौज होगा। तो इस तरीके से N2 की जगह पर हम 3 ले सकते हैं। जैसे अब N2 की जगह पे 3 ले लेंगे ये बन जाएगा 1/λ मैक्स बाल्मर इज इक्वल टू R 1/N2। N1 की जगह पर 2 ले लिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/N2 की जगह पे 3 ले लिए यानी 3 का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करते चले जाओ। जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको कुछ ऐसा मिलेगा 1/6563 डिग्री एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस करेंगे ये कुछ ऐसा आ जाएगा R इज इक्वल टू 36/5 इंटू 6563 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आप देखो हमने R की वैल्यू मालूम कर ली है, मतलब रीडबर्ग कांस्टेंट जो है वो मालूम कर लिए। ओके, अब जो मालूम करना है उस पे आओ। आप देखो पासन सिलसिले का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन ने तीसरे मदार में आना चाहिए, इसलिए N1 बराबर 3 लेंगे। तो बोहर फार्मूला बनेगा 1/λ पासन इज इक्वल टू R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ओके, इसके अंदर आप R की वैल्यू रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको पासन सिलसिले का अकल तरीन तूले मौज पूछा था। अकल तरीन तूले मौज तो 1/λ पासन आ गया R 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब हमको बोला गया था कि पासन सिलसिले का आखिरी ख़त होना। ओके,
आखिरी ख़त जो है वो अकल तरीन होता है, यानी सबसे छोटा तूले मौज वाला होता है, और आखिरी उस वक्त मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा। ओके, तो n2 की जगह पर इन्फिनिटी ले लो, तो ये ऐसा आ जाएगा 1/λ मिनिमम पासन इज इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। अब 1/∞ मतलब 0, तो 1/3 बचेगा, सिर्फ 1/3 का स्क्वायर बचेगा, यानी 1/9 बचा। तो 1/λ मिनिमम पासन आर इंटू 1/9। अब आर की वैल्यू रख देंगे वहाँ से, वो जो शुरू में हमने मालूम करे थे, ये वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब फॉर्मूला हमको लेफ्ट साइड में मिला था 1/λ मिनिमम पासन इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 इंटू 6563 डिग्री एंगस्ट्रॉम इंटू 1/9। अब आप इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, यानी पासन के लिए 9 इंटू 5 इंटू 6563 अपॉन 36। और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो लैम्डा मिनिमम पासन आ जाएगा 8203.75 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, एक तापकार अंसर 56 दिनों में अपनी इब्तिदाई मिकदार का 1/10 गुना तक इन्हितात पज़ीर हो जाता है। इस अंसर के लिए इन्हिताती मुस्तकिल मालूम कीजिए। आप देखो इसको किस तरह से करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले आपको फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि इब्तिदाई तादाद 100 है, यानी n0 की वैल्यू हम फ़र्ज़ करेंगे कि वो 100 है। फिर हमको बोला गया था, दिया गया टाइम 56, तो t बराबर 56 डेज़, और ये 56 दिनों के अंदर अपने को क्या दिया हुआ है, कितना गुना कम हुआ, तो 1/10 गुना। तो अगर इब्तिदाई कीमत अगर 100 है तो 1/10 गुना कम हो गया, मतलब 100 का 1/10 यानी 10 आ जाएगा, तो nt बराबर 10 आ जाएगा। लैम्डा मालूम करना है। फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, nt इज इक्वल टू n0 e का पावर माइनस लैम्डा t। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो, nt की वैल्यू 10, n0 की वैल्यू 100 और t की वैल्यू 56। आप लोग देखो इसमें 100 को पहले आप उधर शिफ्ट करेंगे, तो 10/100 इक्वल टू e का पावर माइनस लैम्डा इंटू 56। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है लेफ्ट साइड में। आप देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 1/10 इज इक्वल टू इतना आएगा। फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/10 का हो जाएगा 10, और ये माइनस साइन जो है ये हटकर प्लस आ जाएगी। ओके, तो e का पावर प्लस लैम्डा इंटू 56। अब लॉग ले लो दोनों साइड का, लॉग टू द बेस e आएगा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 56। आप देखो यहाँ कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं, लॉग टू द बेस, लॉग 10 टू द बेस 10 अगर होता तो आंसर 1 आता था, लेकिन लॉग 10 टू द बेस e है, तो इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10, और लॉग 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 2.303 इंटू 1/56। इसको जब डिवाइड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.041125। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4.1125 इंटू 10 का पावर माइनस 2 पर डे। ओके, इस तरह से इसका आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर हमारे 3 नंबर वाले सवालात अब कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 4 नंबर वाले सवालात पर। ये ऑलरेडी वो सवालात हैं जो ऊपर रिपीट हुए हैं, फिर भी हम एक नज़र इन पर डाल देंगे। आप देखो पहला सवाल है, बोहर के जौहरी नज़रिए के मफरूज़ात बयान कीजिए। इसी तरह से साबित कीजिए कि इलेक्ट्रॉन की मजमूई तवानाई हमेशा बुनियादी कदरी अदद के मुरब्बे के साथ माकूस तनासुब में होती है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बोहर का जौहरी नज़रिया जो है उसके बारे में बात करेंगे, उसके तीनों मफरूज़े लिखेंगे। देखो पहला मफरूज़ा जो है वो कहता है कि मरकज़ी क़ुव्वत जो है वो बरकी सुकूनी क़ुव्वत के बराबर है। तो mv²/r इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0 e²/r²। फिर हम दूसरे मफरूज़े पर आते हैं। दूसरा मफरूज़ा कहता था कि इलेक्ट्रॉन उसी मदार में रहेगा जिसमें ज़ावियाई मेयार हरकत मुस्तकिल होगा। तो इस तरीके से फार्मूला आएगा L इज़ इक्वल टू NH/2π। आप L की जगह पर MVR भी ले सकते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा मफरूज़ा आएगा। तीसरा मफरूज़े का ये बोलना था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो नूरी तवानाई खारिज होगी, और नूरी तवानाई खारिज होगी मतलब नूर का फोटॉन मतलब h न्यू। तो इस तरह से फार्मूला बनेगा
बड़े मदार की तवानाई वज़ा छोटे मदार की तवानाई इज इक्वल टू फोटोन की तवानाई। बड़ा मदार है En2, छोटा मदार है En1 और फोटोन की एनर्जी है h न्यू, तो En2 माइनस En1 इज इक्वल टू h न्यू। ओके, इस तरीके से हमने पहले तीनों मफरूज़ात जो है वो बयान कर दिए। अब हमको करना है मजमूई तवानाई, तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन की मजमूई तवानाई। आप याद रखो मजमूई तवानाई हमेशा दो लोगों का मजमूआ होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन नंबर 1। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तवानाई बिल हरकत, तो उसका इकलौता एक फार्मूला याद रखो, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ओके, लेकिन जब मामला बोहर्स एटॉमिक मॉडल का हो तो हमको वी का और आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, यानी ये ज़रूरी शर्त है, ये वी यानी इलेक्ट्रॉन की ख़ती रफ्तार और आर यानी इलेक्ट्रॉन के दायरवी मदार का निस्फ कुत्र, ये दो फार्मूले रटे हुए होना। तो यहाँ पर अब वी आ गया तो वी का फार्मूला यूज़ करेंगे। वी का फार्मूला ये वाला है, वी इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच इंटू एन। यहाँ पर आप गौर से देखो मैंने जेड को गायब कर दिया हूँ क्योंकि मैं हाइड्रोजन के वास्ते z इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से वेलोसिटी की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच एन। इसको उठाकर ऊपर के फार्मूले में रख दो, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ब्रैकेट में ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच एन का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करें, सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m e का पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रॉन की तवानाई बिल हरकत। ओके, चलिए अब चलते हैं तवानाई बिल कवा पर। आप याद रखो तवानाई बिल कवा जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बरकी बार और मरकज़े के बरकी सुकूनी कवा के हासिल ज़रब के बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन का बरकी बार और इलेक्ट्रॉन के मरकज़े के अतराफ जो बरकी सुकूनी कवा है, इन दो लोगों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का जो ज़रब होगा वो तवानाई बिल कवा होगी। इसलिए फार्मूला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का बरकी बार है माइनस ई और मरकज़े के अतराफ जो बरकी कवा है वो है वी सफिक्स ई। ओके, इसमें हम बरकी कवा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद करके उसको लिखेंगे, यानी डायरेक्ट लिखना है यहाँ पर। तो वी ई की जगह पर आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 ई बाय आर। फार्मूले और उनके तरीका जो है वो याद रखो बराबर आप। अब देखो ये माइनस ई से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा आंसर ही माइनस आ गया, और ई ज़रब ई मतलब ये वाला ई और ये ई ज़रब करेंगे तो ई का स्क्वायर हो गया। ओके, और माइनस साइन सबके लिए कॉमन आ गई यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया माइनस 1/4 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर। अब आप देखो इसमें आर आ गया है, तो बोहर्स थ्योरी के हिसाब से आर का जो फार्मूला है शुरुआत से वो फार्मूला हम यहाँ रख सकते। जैसे हम वो फार्मूला यहाँ लेकर आएंगे, आर का ये फार्मूला है, आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। इसको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, ये कुछ ऐसा बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर था, आर की जगह पर उसकी वैल्यू रख दिए। अब ये फार्मूले में आप देखो कि ये जो पाई एम ई स्क्वायर है ये थर्ड में ये डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो इसको अगले स्टेप में वैसे ही कर लो, अगली स्टेप में ये ऊपर चला गया पाई एम ई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस m e का पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। आप देखो अभी कुछ देर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखे थे। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में माइनस साइन नहीं थी, पहली चीज़, और दूसरा ये 4 की जगह पर यहाँ पर 8 था। ओके, तो ये चेंजेस मतलब आप ध्यान में रखो, सारे फार्मूले ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस जो तब्दीलियाँ हो रही है वो तब्दीलियों को ध्यान में रखना बराबर। अब आपके पास इक्वेशन ए है काइनेटिक एनर्जी के लिए, इक्वेशन बी है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इनको उठाकर आप इक्वेशन 1 में रख दो। जैसे आप इनको इक्वेशन 1 में रखेंगे ये कुछ ऐसा बनेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी रख दिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी रख दिए जो कि नेगेटिव है। ये बीच का ब्रैकेट जब खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाता। अब आप राइट साइड में से कॉमन जो लोग हैं उनको निकाल दो, तो 8 और 4 को छोड़कर बाकी सब कॉमन है। ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, m e का पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/4। अब यहाँ
इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 4 इधर जाएगा, 8 इधर आएगा, तो 4 माइनस 8 हो जाएगा ऊपर। 4 माइनस 8 का मतलब होगा -8। ओके, तो इस तरह -4, तो -4 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 8 32। अब आप 4 से 32 को कट करेंगे तो ये बन जाएगा -1/8। और अब माइनस साइन सामने ले लो और 8 को भी सामने लिख दो। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -me⁴ अपॉन 8 ε0² h² n²। ओके, अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला जो है इतना, ये काइनेटिक एनर्जी है, उसके साथ में सिर्फ ये माइनस साइन लगा हुआ है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेकिन मुखालिफ होती है। ओके, टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेकिन उसके मुखालिफ होती है, ये चीज़ को याद रखो। यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, जैसा आप देख रहे हो कि सारे कांस्टेंट लोग हैं और ये n² अकेला है, तो इसको बाहर कर दिए। जब आप इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की अलामत आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। टोटल एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू होगा 1/n²। ओके, ये था हमारा पहला सवाल। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है ये, जब इलेक्ट्रॉन बुलंद तवानाई मदार यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट से कूद कर लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तब हासिल होने वाले तैफ़ी खतूत के मौजी अदद के लिए ज़ाब्ता हासिल करना है। इसी तरह से साबित करना है कि बाल्मर सीरीज़ के लिए अकल तरीन तूल मौज 4/r होता है। चलो ठीक है, देखो इसको कैसा करेंगे। सबसे पहले तो आप जनरल फार्मूला लेंगे टोटल एनर्जी का nth ऑर्बिट में। nth ऑर्बिट में अभी जैसा हमने देखा था फार्मूला था -me⁴ अपॉन 8 ε0² h² n²। आप चाहो तो z नहीं भी ले सकते हो। ओके, अब इसके अंदर आप अंदरूनी मदार ले लो तो n1, फिर बैरूनी मदार लेंगे तो n2। वैल्यूज़ कुछ इस तरह से बनेगी जैसा आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो। अब आप बोहर के नज़रिए का तीसरा मफरूज़ा यूज़ करो। तीसरे मफरूज़े के मुताबिक वो आ जाएगा कि बड़े मदार की तवानाई वज़ा छोटे मदार की तवानाई इज़ इक्वल टू फोटोन की तवानाई। ओके, जैसा हमने अभी कुछ देर पहले भी ये सब किया हुआ है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करते चले जाएंगे। HC को शिफ्ट कर दिए तो 1/λ आ गया, और 1/λ इज इक्वल टू ये पूरा एक ब्रैकेट है। यहाँ ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ये वाला, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको हटाकर इसकी जगह पे R ले सकते हैं। जैसे ही R लोगे फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा। अब आप n1 की जगह पर n और n2 की जगह पर m ले लो। ओके, ये पूरा डेरिवेशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इस तरह से हमको बोहर्स फार्मूला जो है वो मिल गया। अब बाल्मर सीरीज़ के लिए करना है। आप याद रखना, बाल्मर सीरीज़ जो है वो उस वक्त मिलती है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से कूदकर ऑर्बिट नंबर 2 में आता है। ओके, तो हायर ऑर्बिट मतलब 3 4 5 6 7 वगैरह, और लोअर ऑर्बिट मतलब दूसरा मदार मतलब n इज इक्वल टू 2। ओके, बस ये वैल्यूज़ आप बोहर्स फार्मूले में रख दो। ये आपके सामने बोहर्स फार्मूला है। तो बोहर्स फार्मूले के हिसाब से आ जाएगा 1/λ n इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखो अकल तरीन पूछा है मिनिमम, तो अकल तरीन तूले मौज तो उस वक्त मिलता है जब स्पेक्ट्रल लाइन आखिरी रहती है। आखिरी मतलब जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आता है, तो यहाँ पर n2 की जगह पर आप इन्फिनिटी ले लेंगे। ओके, चलो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दो। ये आ जाएगा 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1/r। इसको रेसिप्रोकल लेके सॉल्व कर लो। जैसी रेसिप्रोकल लेंगे आपको फार्मूला मिलेगा लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू 4/r, सफिक्स में h, सफिक्स में h नहीं भी लगाए तो चलता। ये जो चीज़ आपके सामने दिख रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमको मिल गया कि बाल्मर सीरीज़ का जो कम से कम तूले मौज है वो हमेशा 4/r के बराबर होगा। ओके, इस तरह से ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलिए चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है ताबकारी इन्हेतात का कानून बयान कीजिए। उसके लिए ज़ाब्ता अख़ज़ कीजिए। इसी तरह से साबित कीजिए कि ताबकारी अमलियत हमेशा खाली जगह होती है a सफिक्स a ब्रैकेट में t इज़ इक्वल टू लैम्डा n0 e का पावर -λt। ओके, आप देखो इस सवाल का जो पहला पार्ट है कि ताबकारी इन्हेतात का कानून बयान करो और उसके लिए फार्मूला हासिल करो, ये ऑलरेडी हम अभी कुछ देर पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इसको अब रिपीट नहीं करेंगे। इसको हम जस्ट स्क्रॉल डाउन कर लेते। ये ऑलरेडी आपको मालूम है, ये सब अभी हम कर चुके हैं। ये फार्मूले तक हम पहुंच गए। n t इज़ इक्वल टू n0 e का पावर -λt।
फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे देखो कि ये जो ग्राफ है ये एक्सपोनेंशियल डीके कर्व है। एक्सपोनेंशियल डीके कर्व का मतलब रहता है जो ऐसा कर्व जो बहुत तेज़ी से घटाव को जाहिर करे, यानी जिसके अंदर बहुत तेज़ी से किसी चीज़ की कमी जो है दिखाई गई हो। ओके, अब इस सवाल के अंदर एक नया पॉइंट जो है वो है तापकारी अम्लीयत का, एक्टिविटी का। तो ये क्या होता है? तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, आप याद रखना। एक्टिविटी का मतलब होता है जौहरों की इन्हितात पजीर तादाद फ़ी इकाई वक्त, यानी इकाई वक्त में कितने जौहर कम हो रहे, वो जो नंबर होता है उसे एक्टिविटी या अम्लीयत कहते हैं। अब जाहिर है फॉर्मूले के तौर पे अगर बात करेंगे तो एक्टिविटी जो है जिसको ए लिखते हैं, कैपिटल ए, वो आ जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस dN/dt। यहाँ पर माइनस इसलिए है क्योंकि तादाद लगातार कम हो रही है वक्त बढ़ने पर। ओके, इसके अंदर अब आप n की जगह पे वैल्यू रख दो, तो a इज इक्वल टू आएगा माइनस dd ऑफ n, और n की वैल्यू है n0 e का पावर माइनस लैम्डा t। अब आप इसमें एक चीज़ देखो, इस पर्टिकुलर फार्मूले के अंदर n0 कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दिए, और e का पावर माइनस लैम्डा t का जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो माइनस लैम्डा इंटू ई का पावर माइनस लैम्डा टी ऐसा हो जाएगा। बहरहाल ये सब किए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस n0, डेरिवेटिव लेने पर माइनस लैम्डा भी कॉमन के रूप में बाहर आ गया, और e का पावर माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव हो गया e का पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, माइनस इंटू माइनस लैम्डा। ओके, अब ये जो ब्रैकेट है माइनस साइन और बाहर का माइनस साइन दोनों कैंसिल हो जाते, और जब ये सब कैंसिल हो जाते तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू n0 लैम्डा ई का पावर माइनस लैम्डा टी। ये चीज़ हमको साबित करना था। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करो आप लोग, और वो ये है कि ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी की जो एसआई इकाई है वो बैकवेरल है, उसको बैकवेरल कहते हैं, और बी क्यू लिखते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल क्यू। बी क्यू का मतलब है बैकवेरल। बैकवेरल का मतलब जो है बहुत आसान है, 1 बैकवेरल का मतलब होता है 1 डीके पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में अगर 1 डीके होता है तो उसको 1 बैकवेरल कहेंगे। ओके, इसकी एक इकाई और भी है और वो है क्यूरी। क्यूरी CURIE, इसको सिर्फ CI लिखा जाता है। जैसे बैकवेरल को BQ लिखते हैं ऐसे क्यूरी को CI लिखते हैं। 1 क्यूरी जो है वो 3.7 10 का पावर 10 बैकवेरल के बराबर होता है। ओके, ये दोनों के बीच का कन्वर्शन भी याद रखो। 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10 का पावर 10 बैकवेरल। ओके, इस तरीके से हम ये सवाल जो है इसको कर सकते हैं। चलिए अब चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है, हाइड्रोजन जौहर में दायरी मदार के निस्कुत्र के लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल करके साबित कीजिए कि पहला है ख़ती रफ्तार बुनियादी कदरी अदद के साथ माखूज़ तनासुब में होता है, ज़ाविये रफ्तार बुनियादी कदरी अदद के मकफ़ के साथ रास तनासुब में होता है। देखो इसको कैसा करेंगे, इसमें आर का फॉर्मूला डायरेक्ट लेना है। आर इज इक्वल टू आ गया ε0 h² n² अपॉन पाई m e²। ओके, अब आप एक काम करो, पहले ख़ती रफ्तार के लिए करो। अब ऑलरेडी हमने 2 नंबर वाले सवालत के टाइम पर ये कर चुके हैं पहले। ओके, फिर भी यहाँ पर हम इसको एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। आप देखो बोहर का जो जौहरी नज़रिए का दूसरा मफरूज़ा था वो था MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई। इसमें से आप M और R को शिफ्ट करो उधर, V को रहने दो, तो V का फार्मूला आ जाएगा NH/2 पाई M और R की वैल्यू। ओके, और फिर आप इसमें से जो कैंसिल होता है उनको कट करो, और जिनको सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व कर लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। V(n) इज इक्वल टू E²/2 ε0 HN। यहाँ पर हमने साबित कर दिए कि एनर्जी के वेलोसिटी जो है, ख़ती रफ्तार जो है, तो वो बुनियादी कदरी अदद के साथ माकूस तनासुब में है। ओके, और अब लास्ट आखिरी चीज़, हमको इलेक्ट्रॉन का ज़ाविये रफ्तार मालूम करना है। ज़ाविये रफ्तार मालूम करने का आसान तरीका ये होगा कि हम ये देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी हरकत में है। तो इलेक्ट्रॉन दायरवी हरकत में है, और अगर इलेक्ट्रॉन दायरवी हरकत में है इसका मतलब उसमें ख़ती रफ्तार v भी होगी, ज़ाविये रफ्तार ओमेगा भी होगी, और दोनों के दरमियान का जो ताल्लुक़ है वो होगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इस पर से आप ओमेगा की वैल्यू बना दो, ओमेगा की वैल्यू आएगी v/r। आपको मैंने पहले बताया था कि v और r ये दो ऐसे लोग हैं जिनके फार्मूले आपको याद होना चाहिए। आप वो फार्मूले इसमें ला के रख दो, तो
तो जैसे आप इसमें ला के रखोगे ये कुछ ऐसा बनेगा, ओमेगा इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एच एन, ये वी की वैल्यू है, अपॉन में नीचे आर की वैल्यू ई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। अब इनको जब हल करेंगे तो देखो, हल करने के लिए हमने क्या किए, ये ऊपर वाला जो तनासुब है ये एज इट इज़ रहेगा और ये नीचे वाला तनासुब उल्टा हो जाएगा, यानी जब इसको ज़रब में लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ओके, हर स्टेप को समझ के रखो बराबर। तो अब ऐसा करने पर ये देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया। जो लोग कैंसिल हो सकते हैं उनको उड़ा दो, जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया पाई एम ई का पावर 4 अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, एच और एच का स्क्वायर हो जाएगा एच का क्यूब और एन का स्क्वायर हो जाएगा एन का क्यूब। अब आप देखो एन के क्यूब को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन क्यूब। और जाहिर है यही हमको साबित करने का था, हमको बोला गया था कि ज़ाविये रफ्तार जो है वो बुनियादी कदरी अदद के मकब के साथ यानी पावर 3 के साथ में माकूस तनासुब में होती है, तो वो चीज़ साबित हो गई। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से एंड हो गया है, यानी आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई जो है वो इस लेक्चर के साथ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम आखिरी जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उसके जो क्वेश्चन बैंक के सवाल हैं हम वो सॉल्व करेंगे। स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।